हेलो हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक स्पेशल फिजिक्स का एक चैप्टर लेके आए हैं। 11th क्लास का फिजिक्स का एक पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। आप अगर 11th क्लास का फिजिक्स अगर देखिएगा फर्स्ट पार्ट, तो उसमें अंदर मैकेनिक्स है और उसके बाद और भी कई हैं। तो मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है। मैकेनिक्स मतलब जनरल फिजिक्स की बात करते हैं, जनरल फिजिक्स को ही मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। और मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। आज हम मुख्य रूप से यूनिट पर चर्चा करेंगे। यूनिट क्या है, फिर बाद में आपको डायमेंशन लिखने का तरीका ही बताएंगे, लेकिन हम अभी आपको यूनिट के विषय में बता रहे हैं। पहले यूनिट के विषय में जानने से पहले आप सुनिए कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। वैसे क्वांटिटी, वैसा चीज जिसको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे मास हम केजी में ले सकते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मापा जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वर्क डन जूल में मापते हैं, फोर्स न्यूटन में मापते हैं। तो जिसको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी मेजर किया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे वेलोसिटी को माप सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड में, फोर्स को मापते हैं न्यूटन में, वर्क को मापते हैं जूल में। तो जिस क्वांटिटी को फिजिक्स में मापा जा सकता है फिजिक्स जगत में, उसको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो गया, जिसको मापते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी की संख्या बहुत ही ज्यादा है, आप देख ही रहे हैं। लेंथ, ब्रेथ, मास, टेम्परेचर, वेलोसिटी, वर्क डन, मोमेंटम, इंपल्स, ग्रेविटेशन, प्लांक्स कांस्टेंट तमाम है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी मापा जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो याद रखिएगा, जो क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब होता है फिजिकल क्वांटिटी को माप तो सकते हैं, लेकिन किस में मापिएगा, मापने के लिए क्या यूज कीजिएगा, तो यूनिट यूज करेंगे। मापने के लिए क्या यूज करेंगे, यूनिट। तो वास्तव में यूनिट है क्या, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड का हमको जरूरत पड़ता है। तो जिस स्टैंडर्ड का हम इस्तेमाल उस फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए करते हैं वही क्या होता है, यूनिट कहलाता है। जैसे आप देखिएगा कि घरों में लोग दूध देने वाले आते हैं, तो दूध देने के लिए क्या करते हैं, वो एक प्रकार का बर्तन रखते हैं, उससे दूध डालते हैं, फिर ऐसे पलट देते हैं। तो जो दूध पलटते हैं उससे वो कहते हैं 1 पाव दूध हो गया, 2 बार पलट दिए तो आधा किलो दूध हो गया। यानी वो उनका एक स्टैंडर्ड है दूध मापने का। ठीक उसी प्रकार से किसी फिजिकल क्वांटिटी को जो मापने के लिए हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं, वास्तव में क्या है, वही हमारा यूनिट है। जैसे मान लीजिए हम फोर्स मापते हैं न्यूटन में, तो हम न्यूटन क्या है, उसका एक स्टैंडर्ड है फोर्स मापने का। तो वास्तव में न्यूटन ही क्या हो गया, यूनिट हो गया, किसका, फोर्स का। तो देखिए यूनिट का डिफिनेशन अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी ए स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड। मैंने फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड की जरूरत है। दिस स्टैंडर्ड, उसी स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, दिस स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट। दिस स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट। तो वास्तव में स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड का ही नाम यूनिट है, जिस स्टैंडर्ड से मापते हैं। जैसे मान लीजिए किलोग्राम, मीटर। जैसे किलोग्राम क्या है, मास मापने का स्टैंडर्ड है, मास को मापते हैं ना किलोग्राम में, ग्राम में भी मापते हैं, तो ग्राम भी यूनिट है, किलोग्राम भी यूनिट है। लेंथ को सेंटीमीटर में मापते हैं, मीटर में भी मापते हैं, तो सेंटीमीटर भी यूनिट है, मीटर भी यूनिट है, किलोमीटर भी यूनिट है। समझ गए ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो गया, यूनिट क्लियर हो गया। अब है कि यूनिट जो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, माने हम यूनिट कितने तरह का होता है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि यूनिट कितने तरह का होता है। तो मुख्य रूप से यूनिट जो है 4 तरह का होता है। 4 तरह का यूनिट को मापने का सिस्टम बनाया गया है। एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, और एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम। तो पहले आपको मालूम होगा कि अंग्रेजों के जमाने में किस में मापा जाता था, पाउंड में मापा जाता था। मास मापना है तो पाउंड में मापते थे, और लेंथ मापना है तो फुट में मापते थे। आज भी हम लोग फुट का इस्तेमाल करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना ये 5 फुट का है, ये 4 फुट का है। ये वास्तव में क्या है, इंग्लिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है। बाद में आया सीजीएस सिस्टम, ये फ्रांस देश का सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में भी हम लोग मीटर से दूरी मापते हैं, सेंटीमीटर में, मास मापते हैं ग्राम में, टाइम को तो सेकंड में सारे सिस्टम में मापा गया। चाहे एफपीएस ले लीजिए, सीजीएस ले लीजिए, एमकेएस ले लीजिए, एसआई ले लीजिए, सब में टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में। ठीक है। और मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ये तो वही है, मास मापने के लिए किलोग्राम, ठीक है, मास किलोग्राम में मापते हैं, दूरी मीटर में मापते हैं, टाइम तो सेकंड में मापते हैं सारे सिस्टमों में। तो ये सब सिस्टम में जनरली आप देखिएगा कि 3 ही फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब मुख्य रूप से 3 को मापने के लिए बनाया गया है। 3 फिजिकल क्वांटिटी करने का मतलब 3 चीज को मापने के लिए। इस सब में मास है, लेंथ है,
टाइम है, मास है, लेंथ है, टाइम है, मास है, लेंथ है, टाइम है। तो यही तीन चीज। लेकिन बाद में डेवलप हुआ एक एसआई सिस्टम, जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, और आज हम लोग सब कुछ इसी मापते हैं। इसमें क्या किया गया है, इसमें जो मापने के लिए सिस्टम बनाया गया, इसमें 7 फंडामेंटल लिया गया। इस समय 3 फंडामेंटल लिए गए, मास, लेंथ, टाइम को, लेकिन इसमें मापने के लिए 7 फंडामेंटल का सिलेक्शन किया गया, और फिर इसी सिस्टम में 7 फंडामेंटल को मापने के बाद बाकी सभी को इसी में मापा गया। तो देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और फंडामेंटल यूनिट। क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना गया इन 7 को। फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि मूल, ये मूल फिजिकल क्वांटिटी है 7, और इसके जो यूनिट है उसके भी मूल यूनिट का लाया। जैसे मास मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम का। लेंथ किस में मापते हैं, मीटर में। टाइम किस में मापते हैं, सेकेंड में। टेम्परेचर किस में मापते हैं, केल्विन में, कैपिटल के अच्छा से दिखाते हैं इसको। इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे घरों में करंट आ रहा है, उसको एम्पियर मापते हैं, कैपिटल ए अच्छा से दिखाते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश में कितनी इंटेंसिटी है, कितना पावर है, इसको मेजर करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी से। इसको किस में मापते हैं, कैंडला में। उसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने पहले ही बता चुका है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है वेरी स्मॉल मास, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हम एटम के अंदर या एटम से संबंधित मासों को मापने में इस्तेमाल करते हैं। यानी वेरी स्मॉल मास को मापने के लिए जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज किया गया वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज किया गया, और उसको मोल में मापते हैं। क्योंकि कारण है ना कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अलग से क्यों लिया गया, क्योंकि ये भी तो मास माप रहा है, ये भी मास मापता है। क्योंकि हमारा जो मास मापने का यूनिट है किलोग्राम, ये वास्तव में बड़ा है। अब हमको बहुत छोटा मास मापना है, एटम का मास मापना है, तो कैसे माप पाएंगे, तो इसके लिए बहुत छोटी यूनिट की जरूरत थी। तो उसके लिए एक नया यूनिट बनाया गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल मास। इसको हम किस में मापते हैं, मोल में मापते हैं। अब देखिए मुख्य रूप से फिजिकल क्वांटिटी के विषय में फिर से हम आ रहा है। फिजिकल क्वांटिटी आप समझ गए ना, फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटी मेजरेबल है सबको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। माने जिस क्वांटिटी को माप सकते हैं उसको हम फिजिक्स जगत में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी 2 वर्गों में बटा हुआ है, 2 क्लास है फिजिकल क्वांटिटी। एक को कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। एक को कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक को कहते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। अब प्रश्न है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है। देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसको मापने के लिए किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मास मापना है तो मास मापने के लिए हम क्या ले रहे हैं, किलोग्राम ले रहे हैं, तो मास को रिप्रेजेंट किलोग्राम में कर रहे हैं। मास किसी पर डिपेंड है नहीं। लेंथ मापना है तो किसको माप रहे हैं, मीटर में माप रहे हैं। टाइम को माप रहे हैं तो सेकंड में माप रहे हैं। तो ये जो 7 आप देख रहे हैं जो फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है ये वास्तव में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। 7 क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इनके जो यूनिट है ये फंडामेंटल यूनिट है। ठीक उसी प्रकार से और भी बहुत से फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आप देखिए स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड को आप डायरेक्ट नहीं माप सकते हैं। स्पीड को अगर मापना होगा तो स्पीड बराबर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या होता है, स्पीड किस में मापते हैं, डिस्टेंस बटा टाइम के रूप में। यानी कितना डिस्टेंस कितने समय में चला उससे हम किसी वस्तु का स्पीड निकालते हैं। तभी तो बोलते हैं कि यह वस्तु कैसे चल रहा है, यह सब्सटेंस कैसे चल रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है, 40 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड में चल रहा है। तो स्पीड को मापने के लिए डिस्टेंस बटा टाइम का यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड को अगर आपको मेजर करना है इस फिजिकल क्वांटिटी को, तो इसके लिए आपको डिस्टेंस और टाइम का सहारा लेना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, डिस्टेंस और टाइम। और डिस्टेंस ऑफ टाइम कहां से आया है, डिस्टेंस आपका यहां से देखिए लेंथ से आया, टाइम आपका यहां से आया। यानी इन्हीं में से किसी का सहारा लेके इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ता है, या कहिए जो फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे पर डिपेंड करता है, दूसरे का मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी पूछे फंडामेंटल क्या है, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको मापने के लिए किसी का सहारे की जरूरत नहीं है, स्वयं मापा जा सके, उसको क्या कहेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको मापने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ता है उसे हम कहते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए हमने डिफिनेशन में भी लिख दिया है, दोज क्वांटिटीज आर डिपेंड ऑन फंडामेंटल। देखिए FPQ का क्या मतलब है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है ना, fundamental physical quantity. Those quantity are depend on fundamental physical quantity for their complete representation are called ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। DPQ का मतलब ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी।
जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है अपने आप को मेजरमेंट करने के लिए, उसको हम क्या करते हैं, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे स्पीड डिस्टेंस बटा टाइम में मापते हैं। डिस्टेंस के लिए हम फिर क्या लिखेंगे, मीटर ही लिखेंगे। देखिए यहाँ मीटर लिखेंगे, टाइम को सेकंड में लिखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड। कहीं कहीं इसी को लिखने का तरीका क्या है, सेकंड को ऊपर ले जाते हैं। तो आपको मालूम है ना, जब भी कोई संख्या को हम ऊपर ले जाएंगे नीचे वाले संख्या को, तो क्या होगा, माइनस लग जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे सेकंड पर -1। ये पावर एक नीचे के साथ है, यही ऊपर गया तो सेकंड -1 हो गया। तो मीटर पर सेकंड पर, मीटर सेकंड वर्ष कहिए या मीटर प्रति सेकंड कहिए, बात देखिए। उसी तरह से वेलोसिटी, वेलोसिटी को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का क्या है, डिस्टेंस है, और टाइम तो टाइम है, तो मीटर प्रति सेकंड इसका भी हो गया। देखिए क्लियर है ना। उसी तरह से एक्सेलरेशन मापते हैं, तो एक्सेलरेशन मापने के लिए क्या करते हैं, हम वेलोसिटी का सहारा है, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, यानी वेलोसिटी के चेंजिंग कितने समय में हो रहा है, इससे हम एक्सेलरेशन को मापते हैं। देखिए साहब, ये एक्सेलरेशन का हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। एक्सेलरेशन का पूरा स्पेलिंग यहाँ लिखा है, एक्सेलरेशन का स्पेलिंग देख लीजिए। शॉर्ट में एक्सेलरेशन ऐसे लिखा जाता है, क्लियर है। तो चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। अब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का अंतर क्या आएगा, वेलोसिटी का अंतर क्या आएगा, वेलोसिटी ही आएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी का अंतर वेलोसिटी, इसलिए चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी को वेलोसिटी से घटाए तो क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया बटा टाइम। वेलोसिटी को किस में मापे हैं आप, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड लिखा है, यही मीटर प्रति सेकंड लिख दिया, और टाइम तो सेकंड है, तो 2s नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ms पर -2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, वेलोसिटी का इस्तेमाल किया। वेलोसिटी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रहेगा, मीटर पर सेकंड फिर टाइम, यानी ये एक्सेलरेशन को मापे हैं हम मीटर में और सेकंड स्क्वायर पर। इस वेलोसिटी को मापे हैं मीटर पर सेकंड में, स्पीड को मापे हैं मीटर पर सेकंड में, यानी ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है ये सब फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स जगत में ये 7 को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सब के सब ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वर्क डन हो, मोमेंटम हो, इंपल्स हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, सब के सब क्या है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हो गया ना, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अब इसके साथ ही 2 और फिजिकल क्वांटिटी आते हैं, एक तो हुआ 7 फंडामेंटल, उसके अलावा 2 जो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। और ये 7 और 2 9 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के सब पूरे फिजिक्स जगत में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सब के सब ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। अब कहिएगा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है, 2 अलग से बनाए गए हैं, 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और ये 7 और 2 9 को छोड़ के बाकी जितने आएंगे सब ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में किसको लेते हैं, प्लेन एंगल को लेते हैं और सॉलिड एंगल को लेते हैं। प्लेन एंगल को किस में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं RAD, और सॉलिड एंगल को किस में मापते हैं, अस्ट्रेडियन में मापते हैं, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SR, अस्ट्रेडियन। अब कहिएगा प्लेन एंगल क्या है, देखिए अभी हम टर्म धीरे धीरे डिफाइन करेंगे, पहले आप देख लीजिए प्लेन एंगल क्या है। प्लेन एंगल जो है किसी सर्किल से संबंधित है। सर्किल समझते हैं ना, सर्किल का मतलब 2 डायमेंशन, देखिए डायमेंशन का मतलब जिसमें 2 लेंथ शामिल हो, ठीक है। तो प्लेन एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, सर्किल में, इसलिए लिख दिया हमने डिफिनेशन में, इट इज रिलेटेड टू द सर्किल। प्लेन एंगल किससे संबंधित है, सर्किल से संबंधित है। अब देखिए सर्किल में क्या होता है, एक सेंटर होता है, अब बाकी ये परिधि है, इसी को हम सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, अंग्रेजी में सरकमफेरेंस बोलते हैं और हिंदी में परिधि इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी आदमी चलेगा तो इस सर्किल पर ही चलेगा ना, तो ये परिधि पर चल रहा है। तो मान लिया कोई व्यक्ति ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, तो टोटल डिस्टेंस इस पर कितना तय किया, L, और चूंकि ये सर्किल है तो इसका सेंटर है, सेंटर से एक दूरी होगा जिसको हम क्या कहेंगे, रेडियस या त्रिज्या, तो ये रेडियस हो गया। और यहाँ से यहाँ जब व्यक्ति गया तो कुछ एंगल बनाया, यही एंगल को तो मेजर करना है, यही हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। प्लेन एंगल का मतलब ये डिस्टेंस, सर्कुलर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, या इसी को कहिए एंगुलर डिस्टेंस, ये एंगुलर डिस्टेंस माने एंगल पर लिया गया डिस्टेंस या सर्किल पर लिया गया डिस्टेंस। तो ये थीटा से दिखाते हैं प्लेन एंगल को, ये डिस्टेंस को L से दिखाते हैं, रेडियस को R से दिखाते हैं। तो थीटा इक्वल टू L/R, ये फार्मूला है प्लेन एंगल का। यहाँ L मीटर में मापेंगे और R रेडियस में मीटर में मापेंगे, और इस तरह से थीटा हो जाएगा, किस में आएगा, रेडियन में। थीटा का जो वैल्यू आएगा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो प्लेन एंगल समझ गए ना, प्लेन एंगल किससे संबंधित है, सर्किल से। अब सॉलिड एंगल की अगर हम बात करें तो सॉलिड एंगल किससे संबंधित है, स्फीयर से। स्फीयर और सर्किल में थोड़ा अंतर है साहब। स्फीयर का मतलब क्या होता है, ये 3 डायमेंशन, यानी कहने का मतलब स्फीयर में लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है।
जबकि सर्किल में सिर्फ लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। लेंथ का काम ये कर रहा है और ब्रेथ का काम ये कर रहा है, यानी इसमें दो ही है, एक लेंथ है एक ब्रेथ है। ये रेडियस ब्रेथ की तरह काम करता है, ये लेंथ की तरह काम करता है। स्फीयर की बात करें यानी सॉलिड स्फीयर, मतलब जैसे पृथ्वी हमारा क्या है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो स्फीयर किससे संबंधित है, सॉलिड एंगल से। तो सॉलिड एंगल में क्या लेते हैं, यहाँ पर हम सरफेस एरिया लेते हैं, ठीक है, सरफेस का एरिया। ये सरफेस का एरिया भाई, यहाँ से कोई आदमी ऐसे है, कोई आदमी मान लो अर्थ है, ये अर्थ है, कोई आदमी अर्थ पर इस स्थान से यहाँ गया, तो यहाँ पर एक रेडियस, यहाँ पर क्या होगा, एक सरफेस मिलेगा ना, तो वो सरफेस का एरिया लेंगे। अब बटा क्या लेते हैं, ये जो रेडियस आएगा इसका भी तो रेडियस आएगा, स्फीयर का भी, तो रेडियस का स्क्वायर। सरफेस एरिया को डेल्टा से दिखाते हैं और रेडियस को आर स्क्वायर से दिखाते हैं। इस तरह से क्या हो गया, सॉलिड एंगल बराबर डेल्टा बटा आर स्क्वायर। क्लियर हो गया ना। अभी 2 मिनट और रुकिए, आपको कुछ और बता रहे हैं। अगले चैप्टर में डायमेंशन के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ चीज और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। डायमेंशन कैसे लिखा जाता है वो अगले क्लास की बात है, लेकिन अभी कुछ फिजिकल क्वांटिटी में ही कुछ और चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। वहां एक टर्म आया था, अभी स्पीड का आप देखिए, स्पीड वाला कॉलम में तो हमने लिखा था डिस्टेंस बाय टाइम, तो उसको कहते हैं स्पीड। और जब हम वेलोसिटी को मापते हैं तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम स्पीड लिख रहे हैं, तो स्पीड में लिखते हैं डिस्टेंस और नीचे लिखते हैं टाइम। ध्यान से समझिएगा, लिखने वाली चीज नहीं है, समझना है। डिस्टेंस क्या होता है, कुल चली गई दूरी, मतलब टोटल ट्रेवल डिस्टेंस। कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया ए स्थान से, वो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो ये बी स्थान में पहुंचा। तो यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे, टोटल तय की गई दूरी, यानी टोटल ट्रेवल डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब बाय टाइम। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्ड की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंटों के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। कोई आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ को गया, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति कितना दूरी तय करके गया, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस नहीं लेंगे हम, इन 2 पॉइंटों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस लेंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस लीजिएगा तो यही आ जाएगा, ये मिनिमम डिस्टेंस है। ये सीधा लाइन को मिला दीजिए, एयर टू एयर सीधे मिला दीजिएगा, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है और डिस्टेंस बड़ा होता है, या बहुत केसों में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लिया कोई आदमी ने इसी पाथ पर चल के अपना बी स्थान पर पहुंचा, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस स्थान से चलते हुए ऐसे चलते हुए यहाँ पहुंचा, तो यहाँ डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यही रहेगा। क्लियर है ना। अब हम थोड़ा सा डायमेंशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। डायमेंशन अभी हम अगले क्लास में डायमेंशन को डिटेल में समझाएंगे, लेकिन एक्चुअल में भी हम ये बता देना चाहते हैं कि डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन का मतलब क्या है, ये मीनिंग खाली हम आपको समझा देना चाहते हैं। डायमेंशन, देखिए डायमेंशन को आप अगर हिंदी के किताबों में देखिएगा तो बीमा वर्ड लिखा रहता है, ठीक है, क्या लिखा रहता है, बीमा। लेकिन आप यहाँ मतलब समझिए इसका मीनिंग क्या होता है। डायमेंशन का सिंपल मतलब होता है लेंथ। डायमेंशन का सिंपल मतलब क्या होता है, लेंथ। यानी अगर कोई वस्तु में एक लेंथ है तो हम कहते हैं वो 1 डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब लेंथ, समझ गए ना। अगर किसी वस्तु में एक डायमेंशन है मतलब 1 लेंथ है, अगर किसी वस्तु में 2 डायमेंशन है तो हम बोलते हैं उस व्यक्ति में एक ही साथ 2 लेंथ निर्भर कर रहा है। अगर कोई वस्तु में 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, इसका मतलब उस वस्तु के अंदर 3 लेंथ एक ही साथ आ रहा है। अब देखिए एंगल, अगर हम माने कोई आदमी ऐसे चल गया, जैसे लेंथ माने डिस्टेंस तय किया, एक स्थान से 2 स्थान, ये डिस्टेंस तय किया, तो एक ही बिंदु एक ही लाइन पर चलाना, तो ये हुआ 1 डायमेंशन। लेकिन अगर हम बात करें आयताकार मतलब आयत की बात करें, अगर जिसको हम अंग्रेजी में रेक्टेंगल बोलते हैं, आयत हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ भी होता है और साथ साथ ये ब्रेथ भी होता है। यानी रेक्टेंगल में एक ही साथ 2 लेंथ इंटर कर रहा है, एक तो ये लंबाई वाला और एक इसकी चौड़ाई वाला है। यानी कहने का एक लंबा जिसको लेंथ बोल रहे हैं, एक चौड़ाई जिसको हम ब्रेथ कर रहे हैं या वाइड करते हैं, तो ये 2 लेंथ एक साथ इंटर कर रहा है। तो आयत कैसा डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है, तो आयत जो है 2
टू डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें अपने कमरे का, जो क्यूबाइड स्ट्रक्चर का होता है, कमरा देखिए ना, कमरा कैसा स्ट्रक्चर का होता है, ध्यान से देखिए, कमरा का स्ट्रक्चर क्यूबाइड होता है। कमरे का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूबाइड। ये है। अब कमरे में क्या होता है, लेंथ तो होता ही है, आप किसी भी कमरे में खाओगे लेंथ होगा, उस कमरे की चौड़ाई भी हुई है, साथ साथ उस कमरे में ऊंचाई भी होती है, ऊंचा वाला भी दीवार होता है। तो इसके अंदर लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो जिस वस्तु के अंदर लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इंटर करे उसको हम क्या कहते हैं, थ्री डायमेंशन, यानी 3D। थ्री डायमेंशन का मतलब 3D। और जिसमें वस्तु में दो लेंथ इंटर करता है उसको क्या कहते हैं, टू डायमेंशन का वस्तु, यानी 2D। और जिस वस्तु में एक ही लेंथ इंटर करता है उसको कहते हैं 1D, मतलब एक डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। देखिए, आप जनरली जो फिल्म देखते हैं हॉलों में जाके, वो कितने डायमेंशन में बनता है, 2D में बनता है। जनरल फिल्म की बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, कोई भी हीरो हो, कोई भी वस्तु हो, उसमें क्या दिखाता है, उसका लेंथ दिखाता है और उसकी चौड़ाई दिखाता है, बस लेंथ और चौड़ाई दिखाता है। तो वो कितने, तो जनरल फिल्म जितने भी बनते हैं सब 2D में बनते हैं, 2 डायमेंशन बनते हैं। लेकिन कुछ फिल्में 3 डायमेंशन में भी बनते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल फिल्मों को देखिएगा 3 डायमेंशन बनते हैं, उसमें लेंथ भी वस्तु का दिखाता है, ब्रेथ भी दिखाता है और उस वस्तु की मोटाई भी दिखाता है। लेंथ तो ये दिखा दिया, ब्रेथ ये दिखा दिया और साथ साथ इसकी मोटाई भी दिखाता है। ध्यान से देखिए, जैसे हम खड़े हैं तो ये मेरा लेंथ हो गया और ये मेरी चौड़ाई हो गई। तो ये अगर ये दिख रहा है और ये दिख रहा है तो हम कहेंगे 2 डायमेंशन का। लेकिन साथ साथ उसका ये भी दिखाइए और ये भी दिखाइए और साथ में ये भी दिखाइए। ये कितना है ये दिखा दीजिए, ये कितना है ये दिखा दीजिए और साथ साथ ये दिखा दीजिए। तो हम क्या कहेंगे, ये 3 डायमेंशन में। तो कुछ पिक्चरों में ये भी दिखाता है, इसका ये भी दिखाता है और ये भी दिखाता है। तो वैसे पिक्चर को 3D कहते हैं। और 3D पिक्चर को देखने के लिए स्पेशल चश्मे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो फिल्म ऐसा लगता है देखने में जैसे आपके आंखों के सामने में सारे तस्वीर हो रहे हैं। और 2D जो जनरल फिल्म है जो भी आप देख रहे हैं 2D है। तो डायमेंशन का मतलब समझ गए ना, डायमेंशन का सिंपल मतलब होता है लेंथ। अब किसी वस्तु में एक लेंथ है तो 1 डायमेंशन, किसी वस्तु में एक ही साथ 2 लेंथ इंटर कर रहा है तो 2 डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है, किसी वस्तु में एक ही साथ 3 लेंथ इंटर कर रहा है तो 3 डायमेंशन। जैसे सर्किल की बात करते हैं तो सर्किल 2 डायमेंशन का, उसमें लेंथ एक लंबा वाला होता है, एक रेडियस वाला होता है। तो सर्किल कैसा डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशन का। लेकिन अगर हम स्फीयर की बात करें, जैसे हमारा अर्थ है, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और थिकनेस भी है, यानी एक सरफेस का निर्माण हो गया। लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस तीनों मिलकर एक सरफेस बना रहा है। तो सरफेस बना रहा है तो ये 3 डायमेंशन का है। जैसे कमरा क्यूबाइड 3 डायमेंशन का है, क्यूब 3 डायमेंशन का है। अब इसका डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन लिखने का एक तरीका होता है। डायमेंशन कैसे लिखते हैं, तो डायमेंशन वर्ड का मतलब समझ गए ना, डायमेंशन वर्ड का मतलब होता है लेंथ। अब किसी फिजिकल क्वांटिटी में कितना लेंथ एक साथ इंटर किया है उसके आधार पर उसका एक हम टेक्निकल फिजिक्स में एक डायमेंशन लिखते हैं। तो उसी को कहते हैं डायमेंशन। अब कैसे लिखते हैं ये अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, डायमेंशन लिखने के टेक्निक को। ठीक है, क्लियर हो गया ना फिजिकल क्वांटिटी। ओके दोस्त, थैंक यू।